सना, व्हाइट बोर्ड इज विजिबल? जी आप ओके ओके। तो देखिए, ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा कि किसी भी मेटालिक कंडक्टर के 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और उन 2 पॉइंट्स के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है, वो दोनों चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम आपसे कह रहे हैं कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, और ए से बी के बीच में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है। तो ओम्स लॉ कहता है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये तो I। बहुत ही पड़ेगी। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है कि अगर हम एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज भी बढ़ जाएगी, है ना, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। Yes beta. So V is directly proportional to I. This is Ohm's law. ओम्स लॉ क्या कहता है? कोई भी मेटालिक कंडक्टर हो, अगर हम एक मेटालिक वायर की बात कर रहे हैं, ये हमारा वायर है, तो इस वायर की अक्रॉस भी कहा जाता है बेटा, चाहे हम बिटवीन इट्स एंड्स कहें, बिटवीन इट द 2 पॉइंट्स कहें, या फिर अक्रॉस द 2 पॉइंट्स कहें, बात वही है ना। तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ अ मेटालिक वायर is directly proportional to the current flowing through it. That is, V is directly proportional to I. और ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। तो जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बेटा हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटता है तो कोई एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, वो इक्वल टू के साथ लग जाती है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमने हटाया और उसकी जगह पे क्या लगाया, इक्वल टू का साइन लगाया और एक कांस्टेंट लगाया। चलिए हम लोग इस कांस्टेंट को, जो आने वाला है यहाँ पे हमारा कांस्टेंट R, इसी से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे क्या था, I। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन, है ना, ओम्स लॉ की इक्वेशन हो गई है, V इज इक्वल टू I R या R I। हाँ, अब यहाँ से R की जब हमने वैल्यू निकाली तो R की वैल्यू क्या आ गई, V आगे अपॉन वाली I। R की वैल्यू हो गई V अपॉन I। तो अब ये जो क्वांटिटी आई है R, इसके बारे में हम लोगों को सिर्फ कितना पता है कि R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको क्या 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 कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको क्या नेम दिया गया, रेजिस्टेंस नेम दिया गया। तो ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये? पहला पॉइंट हमें इसके बारे में क्या पता चल गया है कि दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस होता क्या है? हमने पढ़ लिया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग है 2 पॉइंट्स के बीच में किसी चार्ज Q एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमें जो वर्क डन करना पड़ रहा है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। V इज इक्वल टू वर्क डन पर चार्ज Q। तो V इज इक्वल टू W बाई Q। हमें करंट पता है, करंट होता है द चार्ज फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, Q अपॉन T। ये होता है हमारा करंट, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अब रेजिस्टेंस क्या होता है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है? तो कोई भी कंडक्टर हो, कंडक्टर मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, करंट को जो सब्सटेंस कंडक्ट कर रहा है, अपने थ्रू पास होने दे रहा है करंट को, उसे हम लोग कहेंगे कंडक्टर। तो कंडक्टर्स की एक प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी का नाम होता है रेजिस्टेंस।
और इस रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी का क्या काम है कि ये जो रेजिस्टेंस होता है ये चार्ज के फ्लो को अपोज करता है, रेजिस्ट करता है। सेम नेम से ही हम लोग को मिल रहा है इसका मीनिंग। रेजिस्टेंस किससे बना है? रेजिस्ट से बना हुआ है ना। और रेजिस्ट का मीनिंग क्या होता है? अपोज करना, किसी चीज को रोकना, है ना। So resistance is the property of conductors to resist या फिर to oppose the flow of electric charge through it। क्या हो गई रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बेटा? रेजिस्टेंस कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी है जिससे कि वो चार्ज के फ्लो को अपोज करते हैं। तो ये हम लोगों को समझ में आ रहा है? जी आपको है और इसमें चार्ज क्यू जो है ये आपकी आवाज कट करके आ रही है। एक सरफेस पे जब कोई दूसरा सरफेस फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है। फ्रिक्शन फोर्स का क्या काम होता है कि ये हम फिसल के ना जा पाए, उसे अपोज करता है, तो वही रेजिस्टेंस का अभी काम है। हाँ बेटा। अभी ये आपकी आवाज नहीं आ रही, मतलब आपका बोर्ड भी दिखना बंद हो गया। अच्छा फिर से रिज्वाइन करिए, मेरी तो आवाज अब आ रही है आवाज। अब आ रही है और लेकिन बोर्ड बोर्ड विजिबल नहीं। नहीं वो नहीं आ रही। रिज्वाइन करिए, रिज्वाइन मेरी तरफ से विजिबल है। अब विजिबल है बेटा? सना विजिबल है? जी ओके ऑलराइट। तो रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है बताइए जल्दी से, क्या समझा अभी तक? resistance is the property of conductor which resists the flow of charges. Yeah, resist the flow of charges or current through it। तो ये हो गए। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया ना। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। And अब क्या पढ़ना है रेजिस्टेंस के बारे में? हम लोगों ने अभी शुरुआत में बात करी थी कि रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट हम लोग किसे कहते हैं बेटा? उस चीज को जिसकी वैल्यू चेंज ना होती हो, एक फिक्स वैल्यू हो जिसकी, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जो है बेटा ये कांस्टेंट प्रॉपर्टी है। इट इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर। R is constant for a conductor at a given temperature। आर जो है बेटा ये एक कंडक्टर के लिए फिक्स होता है। जैसे कि हम बात करें एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम क्या है? एक कंडक्टर है ना। एल्युमिनियम के थ्रू भी तो करंट फ्लो होता है। तो एल्युमिनियम के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग होगी। कॉपर की बात करें तो कॉपर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग होगी। तो एक सब्सटेंस के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स होती है जो कि चेंज नहीं होती है। और ये जो वैल्यू है ये किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ resistance depends on temperature। Resistance depends on temperature of the conductor। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे लिख लिए। रेजिस्टेंस जो है बेटा ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है?
टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर हमने अपने कंडक्टर का टेम्परेचर फिक्स कर रखा है, उसे हम ना तो गर्म कर रहे हैं ना ही ठंडा कर रहे हैं, वो एक फिक्स टेम्परेचर पे है हमारा कंडक्टर, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसका रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस सिर्फ किस पे डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। अभी आगे हम लोग और फैक्टर्स पढ़ेंगे जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, बट अभी तक की जो है हमारा मेन पॉइंट वो क्या है कि रेजिस्टेंस ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। और अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, गिवन टेम्परेचर है, तो रेजिस्टेंस भी क्या बना रहेगा, कांस्टेंट ही बना रहेगा। इतनी बात समझ में आई बेटा? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स हम आपको पढ़ा देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें तो रेजिस्टर्स के लिए, अब हाँ, रेजिस्टर क्या होता है, हर वो सब्सटेंस जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। हर सब्सटेंस, पूरे नेचर में हम कोई भी सब्सटेंस ऐसा ले लें जिसके थ्रू करंट फ्लो कराएंगे, तो हर सब्सटेंस कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उस करंट पे लगाएगा ही लगाएगा, है ना। ये अगर हमारा कंडक्टर है, तो कोई भी सब्सटेंस हो, यहाँ पे हम लोग कोई, हाँ कंडक्टर चलिए हमने लिख दिया, कोई भी सब्सटेंस हो, तो जब करंट फ्लो करेगा ना, तो ये जो सब्सटेंस है ये उस करंट को अपोज करेगा, उसके फ्लो को रोकने की कोशिश करेगा। मतलब एवरी सब्सटेंस हैज रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस किस सब्सटेंस में ज्यादा है, किसमें कम है, किसमें मीडियम है, इसके बेसिस पे कंडक्टर्स का क्लासिफिकेशन करा गया, है ना। कंडक्टर्स का क्लासिफिकेशन करा गया, तो वो क्लासिफिकेशन क्या है, देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर से मतलब वो करंट को वो करते हैं, फ्लो करंट को करवाते फ्लो, हैं। हाँ, कंडक्टर का मीनिंग है तो कि उनके मतलब थ्रू करंट फ्लो करेगा। लेकिन करंट, जैसे कि अगर हमने इस यहाँ पे एक दूसरा वायर आ रहा है और इस वायर से हमने सपोज 20 एम्पेयर का करंट इसके अंदर भेजा, अब जैसे ही ये करंट एक बार इसके अंदर जाएगा, तो इस करंट का पूरा अमाउंट यहाँ से नहीं निकलेगा, है ना। सपोज सिर्फ 10 एम्पेयर करंट निकला, और बाकी क्या हुआ बेटा, ये इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस ने, ये जो रेजिस्टेंस है वो इस करंट को अपोज करेगा, और जब अपोज करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो इस करंट का ये जो आधा पार्ट है ये वेस्ट हो गया, और किसमें वेस्ट हो गया, किस तरीके से अपीयर होगा, हीट के फॉर्म में अपीयर हो जाएगा। तो हर सब्सटेंस के पास रेजिस्टेंस होगा, हर कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस होगा। कंडक्टर का मीनिंग है वो करंट को कंडक्ट करेगा अपने थ्रू, लेकिन कितना कंडक्ट करेगा, ये हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टेंस। अगर हाई रेजिस्टेंस है तो करंट कम कंडक्ट करेगा, है ना। दो कंडक्टर हमने लिए, और हाँ बेटा, तो एक बात है बताएं, जैसे कि अब हम फोन को चार्जिंग पर लगाते हैं तो कुछ देर बाद फोन गर्म हो जाता है, हाँ हाँ, तो वो वो भी क्यों मतलब होता है पता है, क्यों होता है क्योंकि वो? देखिए, हमने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया, अब उसके बाद सॉकेट से मोबाइल क्या खींच रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी खींच रहा है ना। सॉकेट से तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, करंट आ रहा है, और फिर वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो उस मोबाइल की बैटरी के अंदर जाके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना, क्योंकि मोबाइल वर्क्स ऑन केमिकल एनर्जी। ये जो मोबाइल के अंदर सारे ऑपरेशंस होते हैं, ये किस पे होते हैं, केमिकल एनर्जी पे होते हैं। तो ये जो करंट है हमारा, वो पूरा का पूरा यूजफुल केमिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होता है, उसका कुछ अमाउंट जो है वो ये जो बैटरी है बेटा, इस बैटरी के अंदर भी इसका भी रेजिस्टेंस होता है ना। तो उस रेजिस्टेंस की वजह से पूरा का पूरा करंट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके स्टोर नहीं होता है, कुछ करंट जो है वो वेस्ट हो जाता है, और वेस्ट हो जाता है तो वो अपीयर होता है एज अ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो इसी वजह से जैसे जैसे हमारी बैटरी खराब होने लगती है या फिर मोबाइल खराब होने लगता है, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ता है विद यूज। जैसा जितना मोबाइल ओल्ड होता जाता है, इसीलिए वैसे वैसे मोबाइल हमारा जो है वो धीरे धीरे उसका लाइफ टाइम खराब हो जाता है, क्योंकि जब हम मोबाइल का यूज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है
है ना, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो अब जो कन्वर्जन है, रेट ऑफ कन्वर्जन यूजफुल केमिकल एनर्जी में वो कम होता जाएगा और जो हीट एनर्जी में जो वेस्टेज हो रहा है वो ज्यादा होता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारी जो बैटरी है वो बिल्कुल यूजलेस हो जाती है, क्योंकि वो जो पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे केमिकल एनर्जी में बस बहुत थोड़ा सा कन्वर्ट कर पा रही है और बाकी पूरी की पूरी हमारी वेस्ट हो जा रही है। ओके तो बेटा। जैसे कि कुछ होते हैं फोन, जैसे ये अपना ही फोन है, इसमें चार्जिंग बहुत जल्दी हो जाती है। ये दूसरा वाला है ना फोन, जिसमें बहुत ही देर से होती है चार्जिंग। मतलब इसका तो वो तो बैटरी का हाँ, होता है। हाँ वो बैटरी पे डिपेंड करता है और बैटरी के लाइफ टाइम पे भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम उसको यूज हुए हुए हो गया है। जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जाती है वैसे वैसे इन सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, ये फैक्ट है। और अभी मतलब जैसे कि अगर कभी कभी फोन की बैटरी लो हो जाती है ना, जैसे कि 15 से कम है, 10 से कम हम्म है, तो खुद ब खुद हम्म हैंग होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? हैंग होने होता है लगता ना? है तो अब ऑब्वियस सी बात है कि देखिए, जो हमारी सपोज पहले केमिकल एनर्जी थी हमारे पास 30 जूल, फिर ये 30 जूल केमिकल एनर्जी मोबाइल के सारे फंक्शनिंग को अच्छे से परफॉर्म कर रही थी, है ना। तो एक कोई हम्म। मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, सपोज हम कहें वो 5 जूल है, कि 5 जूल के बाद अब ये जो सारे के सारे फंक्शंस हैं ये एट अ टाइम कंट्रोल नहीं कर पाएगा मोबाइल, है ना। तो जब वही होता है, जब हम्म। हमारी जो बैटरी है वो एक मिनिमम मेंटेनेंस, मिनिमम बैटरी से कम रेंज पे चली जाती है, तो सारे जो एप्लीकेशन हैं उन्हें एट अ टाइम मोबाइल जो है कंट्रोल नहीं कर पाता। हम्म। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे तो हमारे रेजिस्टेंस का बस इतना ही सा काम था कि रेजिस्टेंस के बेसिस पे कंडक्टर्स का क्लासिफिकेशन ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम्म। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टेंस। तो इन जनरल अगर हम लोग अपनी कॉमन सेंस से ही देखें तो एक कंडक्टर ए है और दूसरा कंडक्टर बी है, ठीक है। ए कंडक्टर का रेजिस्टेंस की वैल्यू, हाँ रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, हम्म। चलिए एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यूज दे दे के समझेंगे ना। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हम लोग किस यूनिट में मेजर करते हैं, है ना। एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की बेटा, ओम। ओम, वेरी गुड, इस ओ एच एम, और इसका सिंबल होता है ये, हम्म। हाँ। तो ये हो गई हमारी एसआई यूनिट। तो अगर हम बात कर रहे थे ए और बी अपने कंडक्टर्स की, तो ए कंडक्टर का रेजिस्टेंस है 1 ओम और बी का रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो बताइए किसके थ्रू ज्यादा करंट फ्लो हो पाएगा वन और वाले का। किसके थ्रू, हाँ किसके थ्रू ज्यादा करंट फ्लो ए हो वाले पाएगा, का। ए ए के थ्रू, वाले का। ऑब्वियस सी बात है, वेरी गुड। रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब कि जो कंडक्टर है वो करंट को फ्लो होने से ज्यादा रोकेगा, है ना, उसके अंदर ये टेंडेंसी ज्यादा है, टेंडेंसी टू अपोज इज मोर इन द कंडक्टर बी। तो इसीलिए ज्यादा करंट किस में कंडक्ट हो पाएगा, कंडक्टर ए में। तो इस बेसिस पे हम अपने कंडक्टर्स को क्लासिफाई करते हैं। वो कंडक्टर्स जिनका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है तो वो करंट को बहुत अच्छे से अपने थ्रू कंडक्ट होने देते हैं, करंट फ्लोज इजीली। तो ऐसे कंडक्टर्स जिनका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है तो उनके थ्रू करंट इजीली फ्लो हो जाता है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उन्हें क्या कहेंगे, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, अब नेक्स्ट बात करते हैं, वो कंडक्टर्स जिनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है तो उनके थ्रू जो करंट है वो बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो पाता है ना, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू देम, है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट
flows through them. Very small. तो इन्हें हम क्या कहते हैं? बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या ये हो गए बैड कंडक्टर्स। और वो कंडक्टर्स जिनका रेजिस्टेंस गुड और बैड कंडक्टर्स के बीच में आया करता है ना, तो क्या कहते हैं? वो हमारे रेजिस्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेजिस्टर्स। Resistors have moderate resistance. तो भी मतलब बैड resistance कंडक्टर, in बैड कंडक्टर्स और इलेक्ट्रिसिटी को हम इंसुलेटर बोलते हैं। yeah, right, very good. Very तो small फिर या अभी फिर हम लोग, negligible amount of current flows through them, तो इसीलिए हम उन्हें insulator भी बोलते हैं। तो फिर अभी अक्सर हम लोग जो है ना बैड कंडक्टर्स क्यों लिखते हैं, इंसुलेटर्स क्यों लिखते हैं? बैड कंडक्टर्स को इंसुलेटर्स लेते हैं, फिर बैड कंडक्टर्स के अंदर आते हैं इंसुलेटर्स। लेकिन इंसुलेटर्स का जो एक्चुअल मीनिंग है वो तो ये है कि इंसुलेटर्स बिल्कुल भी करंट को कंडक्ट नहीं करेंगे, और बैड कंडक्टर्स थोड़ा बहुत फिर भी कंडक्ट करेंगे, लेकिन बुक्स में बैड कंडक्टर और इंसुलेटर करके लिखा रहता है ना। बट ऐसे अगर इंडिविजुअली डेफिनेशन आएगी इंसुलेटर की, तो हम इंसुलेटर की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, जिनके थ्रू बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं फ्लो होगा करंट। और तो रेजिस्टर्स कौन किसे कहते हैं हम लोग? whose resistance is in between lies between the resistance of good conductors bad conductors, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेजिस्टर्स कहते हैं। इनका रेजिस्टेंस कैसा होता है? मॉडरेट होता है, मीन्स ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो। तो जब भी बेटा गुड बैड या इंसुलेटर या रेजिस्टर की डेफिनेशन आए तो हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे लिखने के लिए। पहले पॉइंट में लिखेंगे हाई रेजिस्टेंस या लो रेजिस्टेंस या फिर मॉडरेट रेजिस्टेंस, और सेकंड एक और क्या बात, इतना करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लोज इजीली, करंट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज, या फिर करंट फ्लोज थ्रू देम। ये हो गए हमारे रेजिस्टर्स। तो अब हमने पढ़ लिया कि रेजिस्टर्स हम किन्हें कहते हैं। रेजिस्टर्स हमारे वो कंडक्टर्स होते हैं जिनका रेजिस्टेंस मॉडरेट होता है, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो। तो रेजिस्टर का सिंबल क्या होता है? ये हुँ? ये होता है सिंबल रेजिस्टर्स का। देखिए बेटा, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं हमारे घर में, लाइक फैन है, टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर, आयरन, ये सब हमारे रेजिस्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेजिस्टर्स, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस मॉडरेट होता है। और जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, जो कंडक्टिंग वायर्स होते हैं, जैसे कि जो कॉपर वायर हमारी पूरी केबल लाइन में, पूरी लाइन में स्प्रेड होते हैं, तो ये हमारे गुड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, इस डिफरेंस को याद रखिएगा अच्छे से। ये जो हमारे कनेक्टिंग वायर्स हैं, जो सारे केबल्स हैं, ये सब गुड कंडक्टर से बने होते हैं, कॉपर मेटल से बने होते हैं ना ये सब। और जो बाकी सब हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, इन सबको हम इन जनरल रेजिस्टर कहते हैं। हम सिंपली हम फैन नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे ना तो फैन का ये सिंबल बनाएंगे, ना ही रेफ्रिजरेटर का सिंबल बनाएंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे रेजिस्टर्स होते हैं। रेजिस्टर्स के लिए हमने इन जनरल एक ये सिंबल डिवाइस कर दिया है। अभी दिस इज द हमारे घरों सिंबल। में अभी हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, वोल्टेज 220 वोल्ट होती है ना। 220 वोल्ट पे आता है। वो बेटा अलग ही चीज है, हमारे घर में जो करंट है वो अलग ही है। जो हमारे घर में करंट आता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। कौन सा करंट है? ऑल्टरनेटिंग करंट। और ये जिस करंट के बारे में हमारा चैप्टर है ना, ये चैप्टर है डायरेक्ट करंट के बारे में।
चैप्टर में हम कौन से करंट की बात कर रहे हैं बेटा? डायरेक्ट करंट की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट भी करंट वो करंट होता है ऑल्टरनेटिंग जो हमें बैटरी से मिलता है। बैटरी हाँ, और डायरेक्ट करंट का मीनिंग होता है यूनी डायरेक्शनल करंट। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है ना, हमारा जो सर्किट है, ये हमारा सर्किट है, तो इस सर्किट में करंट एक ही डायरेक्शन में तो फ्लो हो रहा है। हम लोगों ने पढ़ा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारे करंट का डायरेक्शन है। तो हम लोग यूनी डायरेक्शनल करंट की स्टडी कर रहे हैं, और इस यूनी डायरेक्शन मीन्स वन डायरेक्शन, दैट द करंट दैट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। और इस यूनी डायरेक्शनल करंट को क्या कहते हैं बेटा? डायरेक्ट करंट, या फिर शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डीसी। अभी आगे इसका ऑल्टरनेटिंग लास्ट करंट क्या पेज पे होता है? हम लोग को अपने होम अप्लायंसेस के बारे में, पूरा होम डोमेस्टिक सर्किट के बारे में पढ़ाया गया है लास्ट पेज पे। उसमें हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में, ये 220 वोल्ट और बाकी सब, है ना। अभी आपको क्या मैंने डिफरेंस बताया बेटा, कि हम लोग पूरे चैप्टर में जिस करंट की बात करेंगे वो होगा डायरेक्ट करंट, मतलब यूनी डायरेक्शनल करंट। और डायरेक्ट करंट जो बैटरी होती है, दैट इज द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। और हमारे घरों में जो करंट आ रहा है, ये बैटरी से नहीं प्रोड्यूस होके आ रहा है, इसका अलग ही सिस्टम है ना। तो बैटरी से हम लोग जिस करंट की पढ़ाई कर रहे हैं, इस करंट को हम लोग कहते हैं यूनी डायरेक्शनल करंट। बैटरी प्रोड्यूसेस डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, न्यू पॉइंट्स हैं। इन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लिया करिए, और इनके थ्रू रिवीजन जरूर किया करिए इनका डेली। तो अभी इन्हें पढ़ेंगे तो हमारे आपका, हाँ क्या कह रही हैं? जो मतलब जो आप देख सकते हो वो 220 वोल्ट भी होते, तो वो ज्यादा वोल्टेज नहीं वो कर सकते मतलब 220 वोल्ट से ज्यादा? हम्म हाँ, हमारे क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट है ना हमारा, हमारे घर में 220 वोल्ट से ज्यादा की कोई नीड ही नहीं होती है। मोस्टली जो डिवाइसेस हैं, वो जितनी भी हैवी से हैवी डिवाइसेस हैं, तो वो 20 या 30 वोल्ट पे चलती हैं। 20 या 30 एम्पेयर इतना करंट होता है हमारा। हाँ, वोल्ट हो जाता होगा 50 100, इससे ज्यादा नहीं जाता है। और ज्यादा हो गया तो चलिए 150 200, उससे एक्सीड नहीं करता है डोमेस्टिक अप्लायंसेस जितने भी होते हैं उनका वोल्टेज। ये मेरी मैम कह रही थी ना कि मतलब जितने भी घर में हमारी चीजें होती हैं वो सब 220 वोल्ट पे मतलब होती है, उससे ज्यादा अगर वोल्टेज आएगा या ये फिर उससे कम तो वो चीजें डैमेज हो जाएंगी, मतलब वो सह नहीं पाएंगी उसमें इतना वोल्टेज। अच्छा, 220 वोल्ट से ज्यादा या कम वोल्टेज आएगा तो हाँ, अगर उससे ज्यादा आएगा, कम आएगा तो हमारी लाइट लो वोल्टेज पे तो आप जानती हैं क्या होता है, डिम हो जाती है ना लाइट। और हम्म फ्रिज भी घर करने लगती है। कभी कभी कुछ कुछ लाइट सीएफएल वगैरह तो अपने आप बिल्कुल ही बुझ जाती हैं। लो वोल्टेज पे कोई डैमेज नहीं होता, बट हाई वोल्टेज वो कभी कभी जहां से जनरेट होके करंट आ रहा है, वहां पे कुछ फॉल्ट होने की वजह से जो हमारा वोल्टेज है वो एब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है, सप्लाई हम्म वोल्टेज। तो उस केस में हमारे जो अप्लायंसेस हैं, क्योंकि हर अप्लायंस का एक मिनिमम एक मैक्सिमम वोल्टेज बियरेंस होता है ना, उससे ज्यादा वोल्टेज पे हमारी डिवाइसेस डैमेज हो सकती हैं। तो 220 वोल्ट से ज़्यादा एक्सीड कर जाने पे हमारी जो डिवाइसेस हैं वो खराब हो जाती है। शॉर्ट सर्किट हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती है। बाकी भी हम लोग पढ़ेंगे अपना, जब डोमेस्टिक सर्किट पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे पॉइंट डिस्कस होंगे, कि जब हाई वोल्टेज हो जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ता है सर्किट पे, है ना, तब पढ़ेंगे उसमें हाँ अप्लायंसेस पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये रहा हमारा यूनिडायरेक्शनल करंट। व्हाट इज direct current? It is unidirectional current, the current that flows only in one direction. And direct current is produced by बैटरी battery. Remember this. What are resistors? What is the symbol of resistance? रेजिस्टेंस 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 भी कभी कभी इन जनरल कह देते हैं, बट एक्चुअल में जो हमारा टर्म है वो क्या है? रेजिस्टर है। बट अगर आप देखेंगी कि रेजिस्टेंस भी कहीं कहीं पे
लिखा रहता है, वो द टर्म्स आर यूज्ड सिमिलरली। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि कहीं पे अगर ये भी लिखा हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस अगर आ गया कहीं पे, तो इट इज अंडरस्टूड कि हम अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं, रेजिस्टर्स की बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस तो एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस की। तो हमारा रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंस सिंबल ये हो गया। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन मीनिंग क्या है हम आज आपको बता देते हैं, है ना। देखिए, एक ये रहा हमारा रेजिस्टर और एक है दूसरा रेजिस्टर। दिस इज R1, दिस इज R2। इस रेजिस्टर के ये दो एंड पॉइंट्स, इस रेजिस्टर के ये दो एंड पॉइंट्स, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है वन पॉइंट या फिर वन एंड ऑफ वन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द अदर एंड ऑफ द सेकेंड रेजिस्टेंस। मतलब कि जो हमारे रेजिस्टर्स हैं, जो रेजिस्टेंसेस हैं, ओनली वन पॉइंट इज कनेक्टेड टू ईच अदर। जो ये दो हमारे रेजिस्टर्स हैं, इनके अगर हम लोग एक कोई भी दो पॉइंट्स ले लें और इनको सिर्फ आपस में जोड़ दें, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। जब हमारे रेजिस्टर्स के जो कॉमन पॉइंट है वो सिर्फ एक है ना, हमने उनके एक एक पॉइंट को सिर्फ आपस में जोड़ दिया है, जो दूसरा पॉइंट बचा वो नहीं एक दूसरे से जुड़ेगा, ये नहीं एक दूसरे से जुड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक एक पॉइंट को हम लोग जोड़ देंगे। तो ऐसे रेजिस्टर, ऐसे कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? सीरीज कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन क्या होंगे? पैरेलल कनेक्शन में हम दोनों ही एंड पॉइंट्स को एक दूसरे से जोड़ देते हैं, मतलब कि हमारे रेजिस्टर्स के जो दोनों पॉइंट्स हैं वो दोनों ही पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए आपको नजर आएंगे, जैसे कि अभी हमने बनाया था ये। जरा ध्यान से देखिए, अब तो क्या हो गया, देखिए ये रहे हमारे एक एक एंड पॉइंट, ये दोनों भी जुड़े हुए हैं, और ये रहे दूसरे एंड पॉइंट, ये दोनों भी हमने जोड़ दिए। तो ऐसे कनेक्शन को क्या कहेंगे? पैरेलल कनेक्शन। इन जनरल पैरेलल कनेक्शन को हम कैसे शो ये करते भी हैं? पैरेलल जरा था देखिए, पहला वाला। हमने ये देखिए, ये यहाँ पे पैरेलल था, ये जो हमने ड्रॉ करा है, और ये रहा हमारा सीरीज, ये जो हमने सबसे पहले ड्रॉ करा, ये सीरीज है ना। जब ए सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, और पैरेलल का सिंपली मीनिंग क्या होता है? पैरेलल का मीनिंग होता है एक पॉइंट नहीं आपस में जुड़े रहेंगे, दोनों ही पॉइंट जुड़े रहेंगे। ये दोनों तो जुड़े ही हुए थे, हम अगर भी आपकी आवाज आना बंद हो गई। आ रही है बेटा? तो अभी चलिए अगर यहाँ पे तीन होंगे, हाँ अभी बताइए। अगर यहाँ पे तीन होंगे रेजिस्टेंसेस तो तब भी ये पैरेलल होगा। तीन रेजिस्टेंसेस होंगे? नहीं नहीं, वो तो अलग ही केस हो जाएगा। अभी आप बस ये समझिए, R1 और R2 की हम लोग बात कर रहे हैं, और जब रेजिस्टेंसेस के सिर्फ एक एक पॉइंट कॉमन होते हैं, सिर्फ एक एक पॉइंट जुड़ा हुआ होता है, तो उसे सीरीज कहते हैं। और जब हम दोनों ही पॉइंट्स जोड़ देते हैं एक दूसरे से, तो हमारे वो दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में आ जाते हैं। अभी हम सिर्फ टू रेजिस्टर्स की बात कर रहे हैं। और पैरेलल को हम कैसे शो करते हैं? आपने बुक में देखा होगा, ऐसे शो करा जाता है। देखिए, इस डायग्राम से भी तो यही शो हो रहा है। इसके ये रहे दो एंड पॉइंट्स, और इसके ये थे हमारे दो एंड पॉइंट्स। हमने इन दोनों को भी जोड़ दिया, और हमने इन दोनों को भी एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, है ना। तो ये कैसा कनेक्शन हो गया? पैरेलल। तो हर रेजिस्टर के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, और अगर हम लोग दोनों एंड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, देन दैट इज टर्म्ड एज पैरेलल कनेक्शन। और अगर हम सिर्फ एक एंड पॉइंट को दूसरे के एक एंड पॉइंट से जोड़ेंगे, तो उसे हम सीरीज। चलिए अब आप बताइए।
तो केस हो जाएगा, रुकिए। बताइए जरा ये तीनों कैसे जुड़े हुए हैं। अच्छा पहले R1 और R2 के बारे में बताइए। R1 और R2 तो सीरीज में, सीरीज मिलते में है ना। ये देखिए इसका ये एंड पॉइंट है और इसका ये और ये, तो बस एक R2 ही, का यही एक दोनों तो पॉइंट सिर्फ जुड़े जाके हुए हैं आपस में। तीसरा वाले पे जाके जोड़ रहा है ना, और अब इन दोनों के इस वाले एंड पॉइंट को हमने इससे जोड़ दिया है, तो R3 जो है अब यहाँ पे क्या आएगा। अब देखिए अगर हम R3 आगे। इन दोनों की जगह पे एक रजिस्टर कंसीडर कर लें कि इन दोनों का सपोज इक्विवेलेंट जो है, एक हमने यहाँ पे कैपिटल R ले लिया, तो अब इस कैपिटल R का ये एक एंड पॉइंट हो गया और ये एक एंड पॉइंट हो गया और इसके ये एंड पॉइंट्स हैं। तो R3 जो है वो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है कैपिटल R, उसके साथ कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में। R1 और R2 का सीरीज कॉम्बिनेशन था, फिर इनका हमने इक्विवेलेंट निकाला कैपिटल R, जो कि इन दोनों की जगह पे आ गया। इसे अगर हम लोग इरेज कर दें तो और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा आ गया है इन दोनों की जगह पे कौन, कैपिटल R आ गया है। कैपिटल R और R ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब कल इंशाल्लाह हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे और भी टिपिकल, बहुत ही इसके साथ बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट और डिफिकल्ट डायग्राम्स होते हैं जिनको हम लोग को फाइंड करना होता है, विच आर इन सीरीज, विच आर इन पैरेलल। तो इंशाल्लाह हम लोग कल से इसके न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे। जितना आज पढ़ाया बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, सबको रिवाइज करिएगा। कल हम पूछेंगे पहले इन सब के बारे में। ओके बेटा, सब नोट डाउन कर लिया है ना। जी अभी कर ली। ओके, अल्लाह हाफिज। बहुत परेशान हूँ। ऑल द बेस्ट।